सत्य के साथ। ऊंचे ऊंचे सपने देखने वाली बिटिया, उसकी उम्र इतनी छोटी कैसे रह गई? क्या कोई ऐसा सच भी है जो सामने आना बाकी है? क्या इस घिनौने काम के पीछे कोई ऐसा कुकृत्य है जो सामने आना बाकी है? ये सवाल है पहाड़ियों का, ये सवाल है लाखों बेटियों का, ये सवाल है अंकिता की तड़पती आत्मा का। अंकिता से जुड़े कुछ सवालों पे आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की वरिष्ठ आंदोलनकारी उषा नेगी से। तो मैम, ये बताइए कि अंकिता के साथ जो ये कुकृत्य हुआ है, उत्तराखंड में ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला। आज उत्तराखंड शर्मसार है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो बहुत दिल दहलाने वाली घटना घटी है और ये सच है कि जिस तरह से अब इस देवभूमि के अंदर जिस तरह से इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, ये बहुत गंभीर और सोचनीय विषय है। जिस तरह से उस बहादुर बच्ची ने इन सब चीज़ों का सामना किया, वो अपने आप में एक हमारे सामने सवाल छोड़ता है। उसकी त्याग बलिदान को हमारे सामने प्रश्न करता है कि आखिर मेरा क्या कसूर था। तो ये आवश्यकता इस चीज़ की है कि अब सब लोगों को पुनः एकजुट होकर इन सब चीज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा और सब चीज़ों को छोड़कर आगे आना होगा, क्योंकि जब तक आप सब लोग उसके बलिदान के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, ये कल और भी अंकिताओं के साथ इस तरह की घटना घट सकती है। इसलिए आवश्यकता इसी बात की है कि हम लोगों को आवाज़ अपनी उठानी चाहिए। और मैं बधाई देना चाहती हूँ उन पत्रकारों को भी जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को उठाया और पूरे उत्तराखंड में ये एक आग की तरह फैल गया और इससे लोगों के अंदर बहुत आक्रोश पैदा हुआ। आज लोग सड़कों पे हैं और अब ये आंदोलन रुकने का नाम नहीं लेगा। पहाड़ की बेटी के साथ ऐसा कुकृत्य हुआ है, हर घर हर आदमी रो रहा है। उसकी माँ की आंखों के आंसू नहीं रुक पा रहे हैं। माँ कह रही है कि या तो इंसाफ जल्द से जल्द दिलाया जाए मेरी बेटी को, नहीं तो कुकृत्य करने वालों को मेरे हवाले कर दो, मैं अपने आप उनको देखूंगी। तो इस पे आपका क्या कहना है? माँ की पीड़ा है। जिस माँ ने 9 माह उस बच्ची को अपने गर्भ में रखा और उसके बाद में तिल तिल कर उस बच्ची को पाला है, उस माँ का दर्द तो छलकेगा ही छलकेगा। और वो सही बोल रही हैं, उनकी पीड़ा है कि उस बच्चे को अंतिम समय भी वो अपने बच्चे का मुंह नहीं देख पाई। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है एक माँ के लिए। क्योंकि हम भी माँ हैं और हम लोगों को भी इस दर्द को महसूस बहुत ज़्यादा हम लोगों को होता है, क्योंकि हम लोगों ने भी खोया है इस राज्य में। इस राज्य के संघर्ष के लिए हम लोगों ने जो कल्पनाएं की थी, जिस भविष्य को लेकर हम लोग आंदोलित हुए थे, उसमें यही था कि यहाँ का जल जंगल ज़मीन, यहाँ की जवानी, यहाँ का पानी यहाँ के काम आएगा। लेकिन जो आज हालात देखे जा रहे हैं, उन हालातों को देखकर लग रहा है कि अब बहुत हो गया, अब चुप नहीं बैठेंगे और अब किसी को चुप बैठना भी नहीं चाहिए। उसके लिए चाहे हमें कितना भी बड़ा संघर्ष और बलिदान करना होगा, तो हम लोग सड़कों पर आ रहे हैं। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता है माँ बाप को कि हमसे दूर बच्ची जा रही है तो इसके साथ कुछ गलत काम ना हो जाए, या ये कैसे वहाँ सर्वाइव करेगी। तो माँ बाप को ये डर लगा रहता है बच्चियों के लिए। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से विकास भी हो रहा है और जिस तरह से आज बच्चियां जो हैं हमारी बहुत आगे बढ़कर काम कर रही हैं, और मैं ये समझती हूँ कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं जो हैं काम करती हैं, घर से लेकर और ऑफिस तक, और जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रही हैं अपना बहुत बढ़िया ही देती हैं। उनका रिज़ल्ट हमेशा बहुत 100% ही रिज़ल्ट होता है, क्योंकि वो जिम्मेदारी के तहत काम करती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, ठीक है, ये बहुत बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ है, लेकिन बच्चियों को आगे आकर अपना काम करने की ज़रूरत है और सरकार को इस बारे में भी बहुत चिंता करने की ज़रूरत है कि आखिर इन बच्चों के साथ जो घटनाक्रम हो रहा है उसके लिए क्या कानून होने चाहिए, किस तरह से जो इस तरह के जो दुराचारी व्यक्ति हैं, जो व्यभिचारी लोग हैं, जो महिलाओं को सिर्फ वस्तु समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कानून होना चाहिए। और लड़कियों को सुरक्षा के लिए आगे आने की ज़रूरत है, अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह कि उसको निर्भीक होने की ज़रूरत है। उसको अपने आत्मसम्मान और अपने अंदर के जिस तरह का डर है, उस डर को
ख़त्म करना होगा और उसको आगे आकर लड़ना होगा अंकिता की तरह। कई बच्चियां ऐसे होती हैं कि खामोश हो जाती हैं, लेकिन खामोशी से ही इन लोगों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए आवश्यकता इस चीज़ की खामोश ना रहें और जब जब वो आवाज़ उठाएं तो सभी संगठन, महिला संगठनों को एकजुट होकर सड़क पर आने की ज़रूरत है। उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। महिलाओं को गलत काम करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है और मना करने पर ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, जैसे चोरी का इल्ज़ाम लगा देंगे या तुमने यहाँ पर कुछ गलत किया है, कुछ इस तरीके से। तो लड़कियाँ, बच्चियाँ डर जाती हैं अक्सर, क्योंकि कम उम्र में वो समझ ही नहीं पाती कि आगे क्या एक्शन लें या कैसे कॉन्फिडेंटली उनका सामना करें। इस पर आपका क्या देखिए, अब महिलाओं को, बच्चियों को अपने अधिकारों की जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई ऐसी घटनाएं घटी हैं, जैसे निर्भया कांड है, जिस तरह से अंकिता को लेकर हुआ है। और ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के अंदर ये पहली घटना है, इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। और इन घटनाओं को लेकर हम लोगों ने कई बार प्रश्न भी उठाए हैं। जब मैं बाल संरक्षण आयोग में बाल अधिकार संरक्षण को देख रही थी, उस दौरान भी हम लोगों को काफ़ी चीज़ें सामने हमारे आईं और हमने उस चीज़ को लेकर पुलिस विभाग को भी जांच के लिए आदेश किए थे। और उसमें हमारे सामने जांच की रिपोर्ट भी आई, जिसमें इस चीज़ का उल्लेख किया गया था कि 15, 16, 17 साल, 18 साल की बच्चियों को बाहर से लाया जाता है या इंटीरियर गाँव से लेके आया जाता है, जो होटलों में इनको परोसा जाता है। ये जघन्य अपराध है। इस पर हम लोगों ने काफ़ी विरोध किया था। और विरोध करने के साथ साथ में जब मैं खुद गई थी मौका मुआयने में और मैंने होटलों में जिस तरह से देखा, उन सब चीज़ों को देखकर आज हमारे सामने ये है कि हम लोगों को बहुत इस विषय पर गंभीरता से काम करना पड़ेगा। और जो बच्चियां जो हैं, जिस तरह से ये बच्चियों को ब्लैकमेल करते हैं, तो बच्चियों को अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो पैदा करना पड़ेगा ही। सभी लड़कियों को या जो कर्मचारी आपके ऑफिस में काम करती हैं, महिला कर्मचारी या होटलों में काम करती हैं, उन लोगों को भी गंभीरता से इस बात को देखते हुए कि नहीं, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन कम से कम मेरी डिग्निटी पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा और इनको और आगे इस तरह के कृत्य करने का मौका नहीं मिलेगा। तो बच्चियों को तो आगे आकर अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए आवाज़ बुलंद करने 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से कारवां बनता है। और वो कारवां बना है। आज पूरे उत्तराखंड इसका एक मिसाल है। जिस तरह से मातृशक्ति ने उतर कर इस राज्य को प्राप्त किया, आज मातृशक्ति फिर सड़क पर उतरी है। तो ऐसा नहीं है, इनके अधिकारों के लिए सभी माएँ बाहर निकलेंगी और ऐसे लोगों को पनिशमेंट देने के लिए सरकारों पर दबाव बनाएंगे। मैम, क्या ये संभावना है कि उस लड़की के साथ रेप हुआ और उसको वहीं मारा गया और बाद में उसको नहर में फेंका गया? देखिए, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, बड़ी गड़बड़ झाला सा दिखाई दे रहा है। पहले दिन से ही बहुत सारी चीज़ें, कभी पुलकित कोई बयान दे रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, या जिस चैट का हम लोग जिक्र करें, जो बार बार चैट सामने आ रही है, वो बच्चा फ़ोन पे उस बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, तो वो चीज़ें घुमा कर आई। राजस्व पुलिस का भी जिस तरह का रोल रहा, वो भी संदिग्धता का रहा। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हाँ, उस बच्ची के साथ ये सब घटनाक्रम हुआ, तो देखिए कि क्या नाम है, ये सब तथ्यों को छुपाने के लिए उन्होंने जिस तरह से ये कहानी रची, वो कहानी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस समय उस बच्ची का पोस्टमार्टम हो रहा था, उस समय मैं वहीं थी और मैंने ये प्रश्न उठाया था, क्योंकि लोग इतने आक्रोशित थे कि मैं नहीं चाहती थी कि जनता की भावनाओं का हम कहीं भी उसके साथ कोई इस तरह की बात कहें कि जिससे वो हम पर भी प्रश्न करें, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया और उनका प्रश्न अपने आप में जायज़ भी था। जिस तरह से आक्रोश था और आक्रोशित होकर उनको बोलने का पूरा अधिकार भी था। वो उन सब चीज़ों को देखकर मैंने सिर्फ पुलिस विभाग के जो वहाँ पर वरिष्ठ लोग थे, मैंने उनसे ये कहा था कि क्या पैनल में महिला डॉक्टर है। ये प्रश्न उठाया था वहाँ पर कि महिला डॉक्टर क्यों नहीं है, कि नहीं मैडम, सब कुछ अंदर बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन हमारे संज्ञान में वो चीज़ नहीं आई थी। और अगर संज्ञान में आती तो आक्रोशित भी जनता होती, लेकिन मैं जनता को ज़रूर आगाह करती कि ये गलत हो रहा है, वहाँ पर महिला डॉक्टर क्यों नहीं है जो कम से कम ये चीज़ बता सकती। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं छुपाई गई है या जानबूझकर छुपाई गई है। पैनल में हमेशा जब इस तरह के केस आते हैं तो महिला डॉक्टर का होना अति अनिवार्य है। वो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और ये सही है कि उस बच्ची के साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ,
वरना उसको नहर में फेंकने का तो कोई औचित्य ही नहीं था, कोई औचित्य नहीं था। इसका मतलब जिस वीआईपी के पास उस लड़की को ज़बरदस्ती ले जाया गया, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ और उसको छुपाने के लिए, और क्योंकि बच्ची आक्रोशित थी, बच्ची अपने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही थी, तो उस बच्ची ने ज़रूर विरोध किया होगा कि मैं ये सब चीज़ें बताऊंगी, और बताने के लिए कि कहीं तथ्य सामने ना आ जाए, ये कुछ बोल ना दे, इसलिए उन्होंने उसको मारकर नहर में डाल दिया। ये सच है। क्या महिलाओं के लिए कुछ इस तरीके के कानून बने हैं जिससे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें? देखिए, कानून तो हमारे बहुत सारे बने हैं। कोई भी चीज़ को देख लो, उसके लिए कानून तो बने, बिना कानून के तो कोई भी चीज़ नहीं होती है। लेकिन कानून बनने के बाद में उसका इम्प्लीमेंट कैसे होना चाहिए और इम्प्लीमेंट करने वाले कौन लोग हैं। आज तक इतने कानून बने, लेकिन उन कानूनों का अभी तक पालन नहीं हुआ है। अनुच्छेद 24 में महिलाओं के लिए कानून है कि वो समानता का अधिकार है उसका, और अगर उसके साथ में कहीं पर भी इस तरह के कोई घटनाक्रम होता है तो उस घटनाक्रम में उसको तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए। तो ये कानून क्या उस समय नहीं था जिस समय आप पोस्टमार्टम देख रहे थे? सबको कानून पता है। 15E के तहत अनुच्छेद 15 में भी इस तरह का कानून बना हुआ है, लेकिन कानून बना के आप अनुच्छेदों में परिवर्तन थोड़ा बहुत कर सकते हो। कानून बना दिया आपने, लेकिन उस कानून का अनुपालन क्यों नहीं होता, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जनता ये पूछना चाहती है कि बुलडोज़र इतनी जल्दी क्यों चला दिया, उसके अंदर कुछ सबूत भी हो सकते थे। ये जांच का विषय भी है और जांच इसमें हो रही है। एसआईटी जो बैठी है वो इसमें जांच कर रही है, लेकिन ये प्रश्न अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्या आवश्यकता थी कि बुलडोज़र तुरंत चला दिया गया। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। जो एक प्रश्न सबके दिमागों में कौंध रहा है कि साक्ष्य मिटाने के लिए ये बुलडोज़र चलाया गया। तो इसमें मैं तो यही कहूँगी कि अभी जांच रिपोर्ट आने दें और उसके बाद में जनता खुद ही इस चीज़ पे प्रश्न करेगी। एक बार जांच का जो विषय है वो ज़रा कंप्लीट हो जाए, एसआईटी जो जांच बैठी है, और जहाँ तक साक्ष्य मिटाने की बात है तो दूसरे दिन का इंतज़ार किया जा सकता था, क्योंकि अननेसेसरी ये एक कंट्रोवर्सी बन गई है। अब वो कंट्रोवर्सी में क्या चीज़ सामने आती है तभी एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ही बता पाएंगे। लेकिन हाँ, जनता के बीच में तो ये सवाल है और जनता बार बार इस प्रश्न को पूछ रही है, तो जनता को संतुष्ट करने की आवश्यकता है। एक तो वो वीआईपी कौन था, और एक ये प्रश्न कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो रात को बुलडोज़र चलाना पड़ा। बुलडोज़र सुबह भी चल सकता था, ये आम जनता का भी कहना में है। मानकता पूरी बनी हुई है कि कैसे आप क्या नाम है रिजॉर्ट्स के लिए पूरे नियम कायदे कानून है। लेकिन अगेन मैं वही बोलूँगी कि जिस तरह से महिला सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून हैं, उसी तरह से ये भी कानून बने हुए हैं, लेकिन उन कानूनों का इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है। लेकिन कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा? वो लोग जो कि जिनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है, कौन लोग करवाएगा? तो ये ज़रूरत है, इस पर कौन मॉनिटर करेगा? और मॉनिटर करने के लिए लोगों को आगे तो आना ही पड़ेगा। मेरी जनता से भी अपील है कि जहाँ जहाँ आपको इस तरह के रिजॉर्ट्स मिलते हैं, कभी कभी गाय बगाए खुद भी जाकर ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि आखिर यहाँ पर कोई इस तरह के वाक़या तो नहीं हो रहा, कोई घटनाक्रम इस तरह की तो नहीं हो रही, या कोई इस तरह के जो वैध और अवैध कार्य तो नहीं हो रहे हैं। जिस तरह से ड्रग सप्लाई हो रही है, जिस तरह से शराब सप्लाई हो रही है, जिस तरह से बच्चियों को इस तरह से लाकर उनके साथ उनका शोषण किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ों पर मॉनिटर करने की ज़रूरत शासन, सरकार, पुलिस प्रशासन और उसके साथ आम जनता का भी है। आम जनता को भी अपने आप को बहुत अपनी आँखों को खोल कर रखना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं यही कहूँगी कि लैंड यूज कैसे चेंज हुई, ये अपने आप में भी प्रश्न है, क्योंकि किसी और चीज़ के लिए आपने मांगा। और दूसरी बात ये है कि उत्तराखंड के अंदर ये भू कानून लाकर इसको सख्ती से पालन करने की ज़रूरत थी। ये फर्स्ट डे से ही शुरू होना चाहिए था, इस पर पहले से ही हम लोग बोल रहे थे। और आज जब हम लोग पूरे लुट-पुट गए हैं, पूरी ज़मीनें हमारी इधर उधर ऐसे लोगों को बेच दी गई, क्योंकि माफिया उत्तराखंड में हावी हो गया है। तो इस माफिया पे यहाँ की जनता ही रोक लगा सकती है। जब जनता खड़ी हो जाती है तो अच्छे अच्छे डोलते हैं।
अब इस जनता की अदालत में सबको जाना है। जनता की अदालत में जाकर आप क्या बात करते हो और उसके बाद में बाहर आकर आप क्या बात करते हो, और जब आप सत्तासीन होते हो तब क्या बात करते हो, तो वो सारी चीज़ें प्रश्न जनता पूछेगी। तो जनता को पूछना है और जनता को चेतना भी है। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ उषा नेगी जी, जिन्होंने सीबीआई की मांग की है। क्या अंकिता की मां के जख्म कभी भर पाएंगे? क्या अंकिता को कभी न्याय मिल पाएगा? कुछ दिन के शोर शराबे के बाद क्या सब कुछ शांत हो जाएगा? आइए मिलकर छेड़ते हैं एक नई मुहिम। दोषियों को सज़ा दिलाए जाने तक कोई भी शांत ना बैठे। हमारी सबसे अपील है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में इस मुहिम में जुड़ें, ताकि फिर कोई अंकिता नदी में ना फेंकी जाए और फिर किसी माँ को जीवन भर का ये कष्ट ना झेलना पड़े। कैमरामैन के साथ महवीश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ।